Welcome everyone. Today I am going to discuss about structural functional perspective. तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव का मतलब है जब किसी भी सोसाइटी में उसके जो भाग हैं वो आपस में अंतर संबंधित अंतर्निर्भित रहते हैं और किसी भी एक पार्ट में आने वाला चेंज दूसरे पार्ट को अफेक्ट करता है या उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्ट पे पड़ता है, तो उसे हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, एक जो सोसाइटी है उसको अंतर संबंधित अंतर्निर्मित अंग की तरह देखा जाता है और ये समझा जाता है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में बंधे हुए हैं और एक अंग में आने वाला परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित करता है, तो उसको हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पर्सपेक्टिव कहते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और मेनली इंडियन सोसाइटी में किसने इन पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है, वो सब हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एम.एन. श्रीनिवास ने जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसको फील्ड व्यू बोला था, मतलब जो क्षेत्र पे आधारित अध्ययन होते हैं वो बोला था। इसके पहले जो हम लोग इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे थे वो बुक व्यू बोला जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बुक व्यू और फील्ड व्यू क्या है। तो फील्ड व्यू जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव है और जो बुक व्यू था वो था इंडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इसमें हम देखिए, हमने मेंशन किया है दुर्खीम, मालिनोव्स्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, मैकमेरियट, एस.सी. दुबे, मजूमदार, इतने लोग इसमें आते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन अगर भारतीय समाज के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पे मेनली एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे ने इसमें काम किया है। तो उन्हीं दोनों लोगों की हम स्टडी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और बाकी तो हमें शॉर्टकट में पता है तो उन लोगों पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी का जो डिटेल्ड एनालिसिस किया है वो इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हुए एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे ने किया है, तो हम उन्हीं को डिटेल एनालाइज करेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे देख लिया शॉर्टकट में दुर्खीम, मालिनोव्स्की, ब्राउन, पार्सन्स, मर्टन, श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मजूमदार और मैकमेरियट ने इस पर्सपेक्टिव का यूज़ किया। अगर पूछ लिया जाए तो इनमें से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। हालांकि दुर्खीम, मालिनोव्स्की, ब्राउन, पार्सन्स और मर्टन, दुबे, एम.एन. श्रीनिवास का तो याद रहता है, पर मजूमदार और मैकमेरियट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्होंने भी इस पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है। तो आप मैकमेरियट और मजूमदार को इस तरह से याद कर सकते हैं कि इनका भी विलेज इंडिया या फिर मतलब भारतीय गांव में अध्ययन है, तो इसलिए उन्होंने फील्ड वर्क करके काम किया है, तभी संरचनात्मक प्रकारात्मक पर्सपेक्टिव को यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने योगेंद्र सिंह को इसलिए मेंशन किया है, इनका एक आर्टिकल था, उसका नाम था भारत के समाजशास्त्र। मतलब इसमें ये बता रहे थे कि जो इंडिया की सोशियोलॉजी है उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं, या मतलब भारत में इस पर्सपेक्टिव को किसने किसने किस बुक में यूज़ किया है वो ये बता रहे हैं। तो अगर भारत का समाजशास्त्र पूछ ले किसने लिखा है, तो योगेंद्र सिंह का एक आर्टिकल या लेख था, उसमें इन्होंने ये बताया था कि किन किन बुक्स को इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में रखा जाए। तो उसमें इन्होंने बताया कि एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज और इंडियाज चेंजिंग विलेज जो है उसमें इस पर्सपेक्टिव का यूज़ किया गया है। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा श्रीनिवास का इंडियाज विलेज और रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द फूड्स ऑफ साउथ इंडिया जो बुक थी उसमें भी इस पर्सपेक्टिव का यूज़ किया। तो इन दोनों की ये दो बुक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पे F.G. बेली है, उनकी बुक थी कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर में यूज़ हुआ। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन इसमें यूज़ हुआ। दूसरा था पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज। तो ये तीनों बुक आपको इनकी एक तो लर्न करनी पड़ेंगी, ये बेनिफिट होगा कि ये तीनों किसकी है, कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर। दूसरा ट्राइब, कास्ट एंड नेशन किसकी है, पॉलिटिक्स एंड सोशल चेंज बुक किसकी है, तो ये F.G. बेली की है। इसके साथ ही साथ A.C. मेयर है, कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया उनकी बुक है। तो अगर कास्ट किनशिप में सेंट्रल इंडिया होगा तो A.C. मेयर होंगे, और अगर कास्ट के साथ नेशन को या इकोनॉमिक फ्रंटियर की बात हो रही होगी तो फिर होंगे F.G. बेली।
अब मैकिम मेरेट ने कौन सी बुक में यूज़ किया, तो उन्होंने विलेज इंडिया में इसका यूज़ किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव में। ये सारी बात कौन बता रहा है, योगेंद्र सिंह का लेख बता रहा है भारत के समाजशास्त्र। उसमें ये मेंशन था कि इतने जो थिंकर्स हैं उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र के बारे में इस पद्धति का यूज़ करते हुए इन बुक्स में लिखा है। तो आप यहाँ पे एक तो ये बुक्स लर्न कर लीजिए और दूसरा ये थिंकर्स लर्न कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ती हूँ। चलिए, आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा। तो अब हम शुरू करते हैं श्रीनिवास को। श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1999 में। ठीक है, तो सबसे पहले श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। जैसे इन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभु जाति और फैलाव और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे इन्होंने बात की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो हम उनको रफली जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और जो लोग नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ध्यान से पढ़ें। जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करें। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट था वो क्या था। मेनली इस वाले लेक्चर में हम लोग संस्कृताइजेशन पे ही फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो श्रीनिवास थे संस्कृताइजेशन के बाद कौन सी बुक में करते हैं। एक तो इन्होंने अध्ययन किया था रामपुरा गांव का, तो वो तो आपको पता ही है सब कि इन्होंने स्टडी अपनी मैसूर में की थी। मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करके संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। और वो किस बुक में दिया था, तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, जो बुक मैंने बताई थी उसमें दिया था। तो मैंने शॉर्टकट के लिए लिख दिया कि रिलीजन एंड सोसाइटी में इन्होंने इसकी बात की थी। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले संस्कृताइजेशन होता क्या है। तो इसमें ये होता है जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी द्विज जाति के जो रीति रिवाज हैं या उनके पूजा पाठ के तरीकों को अपनाता है, तो उसे हम संस्कृताइजेशन कहते हैं। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में मेंशन कर देते हैं, जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसके द्विज जाति के व्यक्ति का क्या अपनाता है, पूजा पाठ या जीवन पद्धति को अपनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, संस्कृताइजेशन। जो कि किसमें बताया उन्होंने, रिलीजन एंड सोसाइटी में। और रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने बताया। इसके बाद संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले इस बुक में इस कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया था। तो अगर पूछ ले संस्कृताइजेशन का जिक्र कौन सी बुक में है, तो इस वाली बुक में है। तो हमने बहुत शॉर्टकट में आपको बताया कि संस्कृतिकरण क्या होता है। जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति किसी द्विज जाति के व्यक्ति के जीवन शैली या पूजा पाठ की पद्धति को अपनाएगा, तो उसे संस्कृताइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसके जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने ये पाया कि जो जाति है उसमें मोबिलिटी पॉसिबल है, यानी गतिशीलता हो सकती है। इन्होंने कहा जातियों में गतिशीलता हो सकती है, जबकि ऐसे लोग मानते हैं जाति एक बंद वर्ग है, उसमें किसी तरह की गतिशीलता नहीं होती। लेकिन श्रीनिवास कहते हैं इसमें गतिशीलता हो सकती है। इसी आधार पे इन्होंने ये कहा कि जब निम्न जाति का व्यक्ति द्विज जाति को अपनाएगा, तो इससे क्या होगा, उसकी जो जाति है उसमें गतिशीलता आ जाएगी, यानी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंज जो होगा वो कौन सा होता है, पोजीशनल चेंज होता है, यानी उसकी पोजीशन में चेंज होगा, ना कि स्ट्रक्चर में चेंज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसकी पोजीशन में चेंज होगा, ना कि स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। उसकी जाति बदल नहीं जाएगी, लेकिन उसके रहन सहन के तरीके बदल जाएंगे। तो इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि श्रीनिवास जो जब ये लिख रहे थे तो सबसे संस्कृताइजेशन को वो ब्राह्मणीकरण का शब्द देना चाहते थे। ब्राह्मणीकरण उनको ज़्यादा उचित लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मणीकरण दिया, तो ये जो अवधारणा थी ब्राह्मणीकरण की अवधारणा, वो सबसे पहले ए अय्यर ने दे दी थी। तो सबसे पहले अगर कोई पूछेगा ब्राह्मणीकरण किसकी अवधारणा है, तो ए अय्यर की है। ये बात एम.एन. श्रीनिवास ने खुद अपनी बुक में लिखी थी। और उसके बाद ये पोकाक आते हैं, तो उन्होंने कहा ब्राह्मणीकरण की जगह कौन सा शब्द उचित है, क्षत्रिय संदर्भ उन्होंने कहा ज़्यादा उचित शब्द है।
उन्होंने कहा ये ज़्यादा उचित नहीं है। तो पोकाक का क्या है, क्षत्रिय संदर्भ है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्षत्रिय संदर्भ किसकी अवधारणा है, तो पोकाक की है। उसके बाद फिर इसी के आधार पर A.K. श्रीवास्तव ने कहा क्षत्रिय संदर्भ के बजाय क्षत्रियकरण ज़्यादा ठीक है। तो इन्होंने क्षत्रियकरण का कॉन्सेप्ट दिया। नैनीताल जिले के थारू जनजाति का अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्षत्रियकरण का कॉन्सेप्ट दिया। तो यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। ब्राह्मणीकरण कॉन्सेप्ट किसका है, A. अय्यर का है। क्षत्रिय संदर्भ किसका है, पोकाक का है। और A.K. श्रीवास्तव का क्या है, क्षत्रियकरण। तो क्षत्रिय संदर्भ अगर पूछेंगे तो पोकाक होगा, और अगर क्षत्रियकरण पूछेंगे तो A.K. श्रीवास्तव होंगे। A.K. श्रीवास्तव ने अध्ययन कहाँ किया, नैनीताल के थारू जाति का अध्ययन किया है। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब हम संस्कृताइजेशन की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं, जो कि मैंने थोड़ा आपको बताया है, पर इन्होंने जो श्रीनिवास है उनके अकॉर्डिंग क्या है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि मोबिलिटी होती है, यानी जब संस्कृताइजेशन होगा तो उसमें मोबिलिटी आ जाएगी, गतिशीलता आ जाएगी। दूसरा है, संस्कृताइजेशन को दो तरफी प्रक्रिया माना जाता है। दो तरफी क्यों, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई द्विज जाति जो है वो निम्न जाति से कुछ सीख ले, तो उसका भी संस्कृताइजेशन हो जाएगा। तो दो तरफी मानी जाती है, लेकिन जो श्रीनिवास है वो कहते हैं कि ये एक तरफी ही प्रक्रिया है, उसको एक तरफी ही मानते हैं। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो दो तरफी, पर श्रीनिवास के अकॉर्डिंग ये एक तरफी है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा जो संस्कृताइजेशन है वो केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, कि केवल हिंदू जाति ही संस्कृताइजेशन कर सकता है। कोई दूसरी जाति भी किसी भी जाति का कुछ भी सीख के, उसके रीति रिवाज सीख के उसके जीवन शैली को अपना सकते हैं। तो ये दूसरे में भी है, केवल हिंदू तक ही सीमित नहीं है। उसके बाद है, इसमें केवल पोजिशनल चेंज होता है, जो मैंने आपको बताया था। इस संरचना नहीं बदलेगी, केवल उसकी पोजीशन बदलेगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे है, इसको एक ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता माना जाता है ऊपर की तरफ, क्योंकि जब वो निम्न जाति द्विज जाति से कुछ लेगी तो उसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगा, और इसीलिए इसको इन्होंने एक तरफी प्रक्रिया माना है। तो ये क्लियर हो गया। जब भी आप संस्कृताइजेशन को बताइए, इन पांचों पॉइंट को ध्यान में रखिए। एक तो गतिशीलता, दूसरी दो तरफी प्रक्रिया है, केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, इसमें पोजिशनल चेंज होता है, और एक ये वर्टिकल ऊर्ध्वगामी सांस्कृतिक गतिशीलता है। इसी को योगेंद्र सिंह ने कहा, संस्कृताइजेशन को कहते हैं एक अग्रिम सामाजिकरण है, यानी आगे आने वाला सामाजिकरण है, और इसको ये आइडियोलॉजी बारोइंग प्रोसेस भी कहते हैं। उसका मतलब है विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रोसेस भी मानते हैं संस्कृताइजेशन को। तो अगर संस्कृतिकरण के संदर्भ में दो तरह की बात आएगी, अग्रिम सामाजिकरण या फिर विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा है, तो किसने कहा है, योगेंद्र सिंह ने। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद मजूमदार ने संस्कृताइजेशन को क्या कहा है, डी संस्कृताइजेशन की। वो कहते हैं ये प्रोसेस ज़्यादा उचित है। डी संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट कौन देता है, मजूमदार, या वी संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण इसको कह सकते हैं। कालिया ने क्या कहा है, जनजातिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जनजातिकरण का कॉन्सेप्ट किसका है, कालिया का। उसके बाद नर्मदेश्वर प्रसाद का क्या है, कुलीनीकरण कॉन्सेप्ट है। संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कुपुस्वामी ने दिया है। कुपुस्वामी का क्या है, संदर्भ समूह। दामने और लिंच भी संदर्भ समूह को प्रासंगिक मानते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा किसका है, तो यह है कुपुस्वामी का, लेकिन इसको प्रासंगिक कौन मानता है और सहमत कौन है, तो वह है दामने और लिंच। इसके अलावा हेराल्ड गोल्ड ने फैजाबाद के शेरूपुर और नाकटीपुर गांव का अध्ययन किया था। उसमें इन्होंने बताया कि जो स्टेटस आजकल जो समाज में परिस्थिति प्राप्त हो रही है, उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कल्चरल पावर। कोई कल्चरल पावर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आपके पास होनी चाहिए। एक तरफ आपके पास पैसा हो, और दूसरा आप राजनीति में अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आपके पास पॉलिटिकल पावर है, तो आपका स्टेटस अच्छा हो जाएगा। ये किसने बोला, हेराल्ड गोल्ड ने बोला। इन्होंने स्टडी कहाँ की थी, फैजाबाद में की थी, शेरूपुर और नाकटीपुर गाँव में की थी। आप चाहे तो याद कर लें, शेरूपुर और नाकटीपुर
नागटिपुर, ये दोनों इनके गांव के नाम है, इसमें इन्होंने स्टडी की थी। उसके अलावा O.M. लिंच हैं, उन्होंने भी इसी बात पे सहमति प्रकट करते हुए कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद वो कल्चरल पावर के लिए नहीं आगे बढ़ता है, बल्कि किस चीज़ के लिए आगे बढ़ता है, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, इकोनॉमी है, पावर है, तो फिर वो ये नहीं सोचता है कि हम अपने कल्चर को भी सीख लें, फिर वो थोड़ा वेस्टर्न होने की कोशिश करता है और मॉडर्नाइज होने की कोशिश करता है। तो इस तरह से O.M. लिंच भी हेराल्ड गॉड की बात से सहमत हैं, और ये दोनों क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे गए तो पूछे जा सकते हैं। हेराल्ड गॉड ने स्टेटस में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को इम्पोर्टेंट माना है, और जबकि O.M. लिंच भी इसी बात को सहमति प्रकट करते हुए उसमें मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन को और ऐड करते हैं। तो ये श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन के बारे में जितना कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो आगे के कॉन्सेप्ट बचे हैं, जैसे कि अभी पश्चिमीकरण बचा है और प्रभु ग्रुप बचा है और उसमें फैलाव बचा है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इतना लर्न कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।